Hello everyone and welcome to your YouTube channel Coachify CAT. This is your mentor Mohit and here we are in another video on CAT 2022 Slot 2 Quant Section Complete Paper Solution and Short Tricks. तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप CAT 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप CAT के लिए नहीं भी प्रिपेयर कर रहे हैं बट आपको क्वांट सॉल्व करना काफी पसंद है तो भी आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है, राइट? तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, हर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें, देन यू शुड गो फॉर द सॉल्यूशन कि व्हाट इज द आइडियल वे ऑफ सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू टेल यू आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है कोचिफाई कैट। हमारे ग्रुप पे आपको मिलता है डाउट सॉल्विंग, डीपीपीज, क्विजेस, रीडिंग लिस्ट एंड मच मोर। तो ये है आज का ओपनिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्राइंगल एबीसी जिसमें ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किया आपने एडी एंड बीई। लेट्स ड्रॉ इट टुगेदर। सो एक ट्राइंगल हमने बनाया, दिस इज एबीसी, altitudes AD and BE are drawn to the corresponding bases. If angle BAC is 45 degrees, this angle is given as 45 degrees, okay, and angle ABC is theta. अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 45, और ये पूरा एंगल जो है ये गिवन है थीटा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है AD अपॉन BE बता दो, इनमें से क्या होगा? तो एक चीज तो अगर ऑप्शन देखें तो समझ में आ रहा है कि हमें साइन कॉस को यूज लेना पड़ेगा, राइट? एक चीज तो ये समझ में आ रही है। दूसरी चीज ये कि हमें दो ट्राइंगल में इसको यूज लेना पड़ेगा सो दैट हम रेशो वगैरह कुछ लेंगे जिसकी हेल्प से हम ये वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। अब हमें सिर्फ हमारे दो ट्राइंगल फिगर आउट करने हैं जिनमें एक में एडी आ रहा होगा, एक में बीई आ रहा होगा। तो हमें दिख रहा है कि एक ट्राइंगल तो ये है जिसमें बीई आ रहा है। तो अगर इस पर्टिकुलर ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल ए बीई में, यानी अगर मैं ट्राइंगल ए बीई में कॉस 45 डिग्री यूज करता हूं तो ये बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू बीई अपॉन ए बी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी। तो नेक्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी की अगर बात करें तो इसमें अगर हम ये कॉस थीटा यूज करते हैं तो ये बराबर होता है बेस विच इज ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज ए बी, ए डी अपॉन ए बी, राइट? अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसका रेशो लेना है, दैट्स इट, हमारा काम हो चुका है, राइट? तो ये फिगर हटा देते हैं। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया। लेट्स रिमूव इट। चलिए जी, तो अब cos 45 अपॉन cos थीटा ये किसके बराबर होगा? cos 45 अपॉन cos थीटा। cos 45 डिग्री इज 1/√2 एंड अपॉन cos थीटा था तो ये बराबर हो गया 1/√2 cos थीटा के। और ये बराबर हमें गिवन है, अगर आप रेशो लोगे तो ये ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी बीई अपॉन एडी। तो यहां से अगर देखें तो एडी अपॉन बीई की वैल्यू आ रही है √2 cos थीटा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। इजी था ये सवाल। Another question is from Time and Work. Question says working alone the times taken by Anu, Tanu and Manu to complete any job are in the ratio 5:8:10. देखो एक चीज हमें पता है कि जो एफिशिएंसी है दैट इज इन इनवर्स वेरिएशन विद टाइम टेकन, राइट? तो अगर हम टाइम टेकन का इनवर्स कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एफिशिएंसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनु, तनु और मनु तीनों की एफिशिएंसी का रेशो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट? तो सबसे पहले एफिशिएंसी ऑफ अनु, एफिशिएंसी ऑफ तनु एंड एफिशिएंसी ऑफ मनु, ये कितना होगा? तो दिस इज 1/5, 1/8, 1/10। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम इज कमिंग आउट एज 40। दिस बिकम्स 8, 5 8 जा 40, दिस बिकम्स 8 5 जा 40, दिस इज 10 4 जा 40। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकल के आ गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 आवर में A does 8 units, then in the same time, यानी same 1 hour में T does 5 units and M does 4 units. That's what we can interpret from this much. आगे बढ़ते हैं। Now the question says they accept a job which they can finish in 4 days if they all work together for 8 hours per day. ठीक है, तो यानी अगर ये सारे मिलकर के काम करेंगे तो 8 घंटे पर डे के हिसाब से 4 दिन में ये पूरा काम खत्म कर देंगे। इसकी हेल्प से मैं टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अगर ये सब मिलकर के 1 आवर में कितना यूनिट कर रहे हैं पहले वो निकालते हैं। तो 8 and 4 12 and 5 17 यूनिट्स। दिस इज द वर्क दे आर डूइंग इन 1 आवर। दे आर वर्किंग फॉर 8 hours a day एंड दे आर वर्किंग फॉर 4 days। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क। लेट्स कैलकुलेट इट, कितना आ रहा है? तो 17 into 4 is 68, 68 into 8, तो दैट बिकम्स 4 48 54, तो दैट बिकम्स 544,
ये आपका टोटल वर्क हो गया, राइट। आगे बढ़ जाओ। अभी कह रहा है इफ अनु एंड तनु वर्क्स टुगेदर फॉर फर्स्ट 6 days, तो अनु एंड तनु अगर मिलकर के काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो 8 and 5 दैट बिकम्स 13 यूनिट्स, राइट। तो 13 यूनिट इन्होंने 1 घंटे में किया। एक दिन में कितने आवर्स के लिए दे आर वर्किंग फॉर 6 hours 40 minutes। लेट्स कन्वर्ट इनटू आवर्स एज वेल। तो 40/60 2/3 6 2/3 यानी 20/3। सो फॉर दीज मेनी आवर्स दे आर वर्किंग फॉर 1 day एंड फॉर हाउ मेनी डेज दे आर वर्किंग फॉर 6 days। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो इन्होंने कितना काम खत्म किया, लेट्स चेक इट आउट। 13 2 26 into 2 52 दैट बिकम्स 520। ये टोटल वर्क था। अनु और तनु ने मिलकर के कितना काम किया, तो दिस मच वर्क इज डन बाय देम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क लेफ्ट, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो वर्क लेफ्ट हो गया है 4 2। ये वर्क अभी भी बचा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज देन द नंबर ऑफ आवर्स दैट मनु विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब वर्किंग अलोन। ये काम करना है, किसको करना है, मनु को करना है। मनु 1 hour में कितना यूनिट्स ऑफ वर्क परफॉर्म करता है, 4। करना कितना है, 24। कितना समय लगेगा, 24/4 दैट इज नथिंग बट 6 hours। तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 6 hours। Another question is from geometry. It says that regular polygons A and B have number of sides in the ratio 1:2। ये sides का ratio है। And interior angles in the ratio 3:4। interior angles का ratio भी हमें दिया है। तो आप ये देखो कि फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन आप ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन इज नथिंग बट n-2 into 180 डिग्रीज। और जब आप इसको नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल से डिवाइड कर दोगे तो यू विल फाइंड आउट योर ईच इंटीरियर एंगल वैल्यू, राइट। अच्छा, अब 2 पॉलीगन A एंड B है तो ये A की वैल्यू हो गई। B के लिए कैसे कर सकते हैं, तो इट सेज दैट नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो है 1:2। यानी हम कह रहे हैं A पॉलीगन में अगर n साइड्स हैं तो B पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी, 2n, राइट। तो हम यहां क्या पुटअप कर सकते हैं, 2n-2 into 180 डिग्री अपॉन 2n। और ये रेशो कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 3:4, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो ट्वाइस ऑफ n-2 अपॉन 2, इसमें से भी कॉमन निकल रहा है, दिस इज बिकमिंग n-1। ये हो गया 3/4। ये इससे कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। दिस बिकम्स 4n-8 इज नथिंग बट 3n-3। तो यहां से n की वैल्यू आ रही है 5। तो कितनी साइड्स हैं A में, 5। तो रेशो 1:2 का है तो B में कितनी साइड्स हो गई, 10। तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 10। Question says if A and B are non-negative real numbers such that A plus 2B is equals to 6, then the average of maximum and minimum possible value of A plus B। तो देखो यार, ये जो एक्सप्रेशन है ना, आपको इसी के साथ में करना है जो भी करना है, इन सच अ वे दैट यू कैन फाइंड आउट द एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ A plus B, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम ये कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 2B is equals to 6 minus A and B can be written as 3 minus A/2। दिस इज व्हाट वी कैन डू, राइट। ऐसा कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन की हेल्प से, ठीक है। अब A और B दोनों ही नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले अगर हम A की जगह 0 पुट करते हैं, अब हम देखते हैं डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। तो A की वैल्यू, B की वैल्यू एंड A प्लस B की क्या वैल्यू आ सकती है। तो हमें क्या निकालना है, एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एक मिनिमम वैल्यू चाहिए और उनका एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले A की सबसे छोटी वैल्यू जो हम रख सकते हैं वो है 0। नॉन नेगेटिव हमें रखना है, 0 रखते हैं हम। तो 0 हमने रखा, तो जब ये 0 हो गया तो B हो गया 3। इस केस में A प्लस B की वैल्यू हो गई 3, राइट। अब अगर मान लीजिए इसको हम रखते हैं लेट्स से 1, राइट। तो A को हम कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। तो अगर हमने A को रखा 1 तो ये बन गया 0.5। तो 3 minus 0.5 विल बी नथिंग बट 2.5। तो 2.5 प्लस 1 कितना हो गया, 3.5। यानी हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम A की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं हमारा A प्लस B जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। एक वैल्यू और रख के देखते हैं। तो लेट्स से A की जगह रखते हैं अब हम 2। तो अगर हमने A की जगह 2 रखा तो 2/2 विल बी 1, 3 minus 1 विल बी 2। तो 2 plus 2 ये हो गया हमारा 4। अब हम इसमें रखते हैं 3। तो अगर हमने A की जगह रखा 3 तो ये बन गया 3/2 यानी 1.5। 3 में से 1.5 चला गया तो दैट बिकम्स 1.5 अगेन। 3 plus 1.5 विल बी नथिंग बट 4.5, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम रखते हैं इसमें 4। तो अगर हमने A की जगह 4 रखा तो दिस बिकम्स 2। 3 minus 2 विल बी 1। 4 plus 1 विल बी 5। अब अगर हम इसकी जगह रखते हैं 5 लेट्स से, तो 5/2 विल बी नथिंग बट 2.5।
तो 5/2 कितना हुआ 2.5, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 0.5। तो जब हमने a की जगह पे 5 रखा तो ये हो गया हमारा b 0.5, तो ये बन गया 5.5। और अगर हमने इसकी जगह पे रखा लेट्स से 6, तो 6/2 विल बी 3, 3 - 3 विल बी 0, यानी ये 0 हो जाएगा कब, जब हम इसको 6 ले लेंगे, उस केस में 6 हो जाएगा। तो आप देखो a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू आ रही है 3 और a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 6। आपको इन दोनों का एवरेज निकालना है। 6 + 3 विल बी 9 डिवाइड बाय 2.5, करेक्ट आंसर इज 4.5। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Question number 5. Manu earns rupees 4,000 per month and wants to save an average of 550 rupees per month in an year. टोटल कितना बचाना चाह रहा है 550 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो टोटल हमारा जो सेविंग होना चाहिए वो होनी चाहिए 550 × 12, ये सेविंग होनी चाहिए, राइट। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 12 × 5 = 60, 6000 तो ये हो गया और 600 ये हो गया। तो टोटल सेविंग उसको साल की चाहिए 6600 रुपए। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है इन द फर्स्ट 9 months हिज मंथली एक्सपेंसेस वाज 3500। तो उसकी इनकम थ्रू आउट द ईयर चल रही है 4000 और पहले 9 महीने के लिए हर महीने का जो एक्सपेंस है वो 3500, यानी फॉर फर्स्ट 9 months ही वाज एबल टू सेव हाउ मच 500 रुपीज। तो पहले 9 महीने की टोटल सेविंग निकालें तो 500 × 9 कर दीजिए आप, राइट। अच्छा, अब बचे हुए 3 months के लिए क्या बोला, एंड ही फोरसीज दैट फ्रॉम 10th month ऑनवर्ड्स हिज मंथली एक्सपेंस विल इंक्रीज टू 3700, राइट। इनकम अभी भी 4000 है, 3700 रुपए खर्चा हो रहा है, तो अब बचत कितनी हो रही है 300 रुपए हो रही है। तो अभी कह रहा है कि इन ऑर्डर टू मीट हिज ईयरली सेविंग्स टारगेट, ये टारगेट मीट करना है, ये चेंज नहीं कर सकते, तो उसको अपनी इनकम को कितना बढ़ाना पड़ेगा 10th month ऑनवर्ड्स। आप ये देखो 4000 - 300 करते हैं तो डिफरेंस आता है 300 का, यानी अब जो भी इनकम बढ़ाएंगे डिफरेंस जितना हम इनकम में इंक्रीज कर रहे हैं, मान लेते हैं कुछ एक x रुपीज हमने इंक्रीमेंट किया तो उतना ही हमारी सेविंग्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा। इनकम बढ़ाई इसीलिए रहे ना भाई, खर्चा तो लिमिटेड है, यही करना है हमें, राइट, ये मीट करना ही करना है, इसको कम नहीं कर सकते, तो हमें इनकम को बढ़ाना पड़ेगा ताकि सेविंग को बढ़ा सकें। तो मान लेते हैं हमने हमारी इनकम को बढ़ाया x रुपीज से पर मंथ, कितने महीने के लिए बढ़ाया 3 महीनों के लिए बढ़ाया। तो ऐसा किया तब जाकर के हमने हमारा टारगेट जो था वो मीट कर लिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए, तब ये कितना आ रहा है, ध्यान से देखेंगे 3 × 300 दैट विल बिकम 900। तो दिस कैन बी रिटन एज 900 + 3x, राइट, एंड दिस इज नथिंग बट 900 का 5 टाइम्स। तो इन टोटल अगर मैं ऐड करके लिखूं तो 900 का 1 टाइम तो ये है, 900 का 5 टाइम्स ये है भाई। 500 × 9 है तो 900 × 5 भी तो बोल सकते हैं, तो 900 का 5 टाइम्स ये, तो टोटल कितना हो गया 900 का 6 टाइम्स, विच इज नथिंग बट 5400। तो यहां से थोड़ी सॉल्विंग कर लेते हैं। 3x की वैल्यू आ रही है 0, 0, 6 - 4 is 2, 6 - 5 is 1, x की वैल्यू आ रही है 400, यानी उसने 10th month ऑनवर्ड्स अपनी इनकम को कितना बढ़ा करके कर लिया होगा। तो 4000 थी, 400 और बढ़ा दो, 4400, आंसर हो गया बी ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मिक्सचर एंड डेलीगेशन। क्वेश्चन सेज देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ द सेम वॉल्यूम, फर्स्ट कंटेनर हाफ फिल्ड विद शुगर सिरप एंड द सेकंड कंटेनर हाफ फिल्ड विद मिल्क। प्योर सॉल्यूशन है दोनों में इंडिविजुअली, राइट। हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर। तो हम यहाँ पे यानी आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि ये जो हाफ फिल्ड है इसका रेलेवेंस ही खत्म हो जाता है, राइट। यानी आप क्या मान सकते हो कि 2 कंटेनर हैं, एक आपका किससे फिल्ड है, एक मान लेते हैं ए, ये किससे फिल्ड है, तो दिस इज फिल्ड विद शुगर सिरप, राइट। और एक और कंटेनर है आपका बी, ये किससे फिल्ड है, दिस इज फिल्ड विद मिल्क, ठीक है। तो अब जब आप हाफ फिल्ड बोल रहे हो तो आप कह सकते हो कि पूरा भरा हुआ है, ये किससे भरा हुआ है शुगर सिरप से, और ये पूरा भरा हुआ है मिल्क से, दैट्स व्हाट यू कैन से, राइट। अच्छा, तो हमें क्या करने वाले, हम क्या करने वाले हैं इसमें, इसको पढ़ लेते हैं एक बार हम। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर्ड टू बी, देन फिर अगेन इसमें से हाफ यहां ट्रांसफर किया, फिर अगेन हाफ ट्रांसफर किया। अब इसमें फाइनल रेशो बताना है कि शुगर सिरप और मिल्क का क्या रेशो है सेकंड कंटेनर में। आप एक चीज देखो, आप कर क्या रहे हो, तो पहले आप हाफ पार्ट इधर से इधर ट्रांसफर कर रहे हो, फिर आप हाफ पार्ट फिर से कर रहे हो, फिर आप हाफ पार्ट इधर से कर रहे हो। तो बेसिकली आपने कितनी बार किया ये प्रोसेस, 3 बार ना, तो यानी 1/8 आ रहा है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। आप एक काम करो, जो भी टोटल वॉल्यूम है उसकी वैल्यू को 8 का मल्टीपल ले लो आप, तो आपकी कैलकुलेशन सारी आसान हो जाएगी। 8 का मल्टीपल ले लो। तो हम एक काम करते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि शुरुआत में इसमें फिल्ड था 80 लीटर्स ऑफ शुगर सिरप, ये मान लेते हैं 80 लीटर्स ऑफ शुगर सिरप। इसमें फिल्ड था 80 लीटर्स ऑफ मिल्क, ये अज्यूम कर लेते हैं, राइट। अब हमने क्या किया, आधा कंटेंट इसमें से निकाल करके इसमें डाल दिया, तो इसमें कितना बचा, तो इसमें लेफ्ट आउट रह गया, आपने 40 हटा दिया, राइट। 40 लीटर्स इसमें से हटा दिया, तो इसमें बचा 40, ये बच गया, ठीक है।
अब यहां पे कितना आ गया 40 लीटर्स, यहां रेशो कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट 1/2। टोटल कितना है 80 + 40 120, तो 120 का आधा यानी 60 आप फिर से क्या कर दोगे, 60 लीटर्स जो है आप फिर से निकाल करके इसमें ऐड कर दोगे। लेकिन क्या ये 60 पूरा पूरा मिल्क जाएगा, नहीं। तो यहां रेशो कितना है 1:2, तो 1:2 में अगर इसको ब्रेक करें 3 से डिवाइड कर दें तो दैट बिकम्स 20, यानी 40 लीटर्स तो हमारा चला गया ये, और 20 लीटर्स हमारा चला गया ये। तो कितना बच गया ये, तो 40 - 20 20 इज लेफ्ट आउट, 80 - 40 40 लीटर्स ये बचा हुआ है। तो 20 लीटर जो है वो शुगर सिरप है, इसमें ऐड कर दीजिए, तो 40 + 20 कितना हो गया 60 लीटर्स, राइट। और ये कितना है 40 लीटर्स यहां से चला गया मिल्क, तो 40 लीटर्स आपका क्या भी आ गया, मिल्क भी आ गया। क्लियर है, चलिए जी। अब यहां रेशो कितना हो गया, तो यहां रेशो हो गया हमारा 3:2 का, राइट। 60 + 40 100, 100 का आधा 50, तो 50 को अगर 3:2 में ब्रेक करें तो ये बनता है 30 और 20, यानी 30 लीटर आपका शुगर सिरप ऐड करना है आपको, तो 30 तो आप ये ऐड कर दीजिए, राइट। और 20 लीटर्स आपको मिल्क ऐड करना है, तो 20 लीटर आप ये भी ऐड कर दीजिए। तो फाइनल कंटेंट शुगर सिरप का कितना है 50, फाइनल कंटेंट मिल्क का कितना है 60, रेशो निकाला तो आ रहा है 5:6। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, राइट। On day 1 there are 100 particles in a laboratory experiment. On day n where n is greater than equals to 2, 1 out of every n, 1 out of every n, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 1 out of every n particle produces another particle if the total number of particles in the lab experiment increases to 1000 on day n, then m equals to what? आप देखो यार कि डे 1 पे आपके जो हैं वो कितने हैं 100, डे m पे जाकर के ये हो गए हैं 1000, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल इंक्रीज कितने का हुआ तो आप उसको बताएंगे 900 का इंक्रीमेंट हुआ। बहुत सही। अब अगर कोई आपसे पूछे कि डे 2 पे वैल्यू कितनी हो गई, तो डे 2 पे 1/2 का फॉर्मेट है ना, यानी हर 2 पार्टिकल में से एक नया पार्टिकल जनरेट हो रहा है, राइट। तो यानी 100 थे, डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 50 का इंक्रीमेंट हो गया, राइट। तो यानी ये वैल्यू बन गई 150। अब जब मैं डे 3 पे आऊंगा तो इंक्रीमेंट का पैटर्न क्या है 1/3, यानी हर 3 पार्टिकल मिलकर के एक नया बना रहे हैं। तो 3 से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो 50 फिर से आ गया, नहीं फिर से 50 का इंक्रीज, तो यानी अब हो गए 200। डे 4 पे 1/4 करते हैं तो बनता है अगेन 50, तो यानी डे 4 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है 250, यानी हमें समझ में आ गया भैया 50 का इंक्रीमेंट चल रहा है। तो एक दिन में 50 का इंक्रीमेंट हो रहा है, टोटल इंक्रीमेंट करवाना है 900 का, तो कितने दिन की रिक्वायरमेंट है 50 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया अपना 18, यानी 18 दिन की और हमें रिक्वायरमेंट है आफ्टर डे 1, सो दैट नेट इंक्रीमेंट हो 900 का और फाइनल वैल्यू हो जाए 1000। तो 18 + 1 19, यानी m की वैल्यू हो गई 19, तो 19th डे पे जाकर के आपके टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे 1000। करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। Guys, this is a beautiful question based upon average. The question says the average of a non-decreasing sequence of n numbers. Non-decreasing sequence, ये ध्यान रखने वाली चीज है। A1, A2 till AN is 300, तो एवरेज आपको गिवन है 300. If A1 is replaced by 6A1, then the new average becomes 400. आप एक चीज नोटिस करो कि अगर मान लो n टर्म्स का जो सम है वो फर्स्ट केस में 300n है और दूसरे केस में n टर्म्स का सम हो गया है 400n, तो ये जो डिफरेंस आया यानी 100 का इंक्रीमेंट हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपकी A1 यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू A1 से रिप्लेस होकर के 6A1 हो गई, यानी 5A1 का यहाँ पे चेंज आ गया। तो यहाँ से अगर हम A1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 20 × n के बराबर आ रही है। अब सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A1 विल बी व्हाट। तो A1 की कितनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल होगी, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स की कितनी डिफरेंट वैल्यूज इसमें पॉसिबल है, राइट। तो यानी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स की एक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, फिर हमें नंबर ऑफ टर्म्स की एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, एंड देन फिर हम क्या करेंगे, इसके पहले जितनी भी टर्म्स है उसको हटा देंगे, तो ये जो होंगी ये हमारी टोटल डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल ऑफ n आ जाएगी, और जितनी वैल्यूज इसकी आएंगी उतनी हमारी A1 की वैल्यू भी हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब हर टर्म जो है वो एवरेज के बराबर हो जाएगी, राइट। तो अगर हर टर्म जो है वो एवरेज के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि आपका नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, या तो हर टर्म बराबर होगी या फिर हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है वो प्रीवियस वाली से बड़ी होती चली जाएगी। तो यानी जब हम सबसे पहले लीस्ट केस सिनेरियो में हर टर्म को बराबर करेंगे तभी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आ पाएंगी। तो हमें अगर सबको बराबर करना है और हमारा एवरेज 300 निकल के आना चाहिए,
तो यानी पहली टर्म भी 300 के बराबर, दूसरी भी 300 के बराबर। तो अगर फर्स्ट टर्म 300 के बराबर होगी तो n की वैल्यू कितनी होगी? 15। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n दैट वी आर गेटिंग, राइट? यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो लेट्स से कि अगर हम n की जगह इसमें 1 पुट करते हैं तो उस केस में हमारा a1 आता है 20, बट हमारा जो एवरेज है वो 300 है, तो एवरेज 300 कहां होगा? एक ही टर्म है, उसकी वैल्यू 20 है। अगर हम दो टर्म्स लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल n की जगह 2 पुट करते हैं तो a1 की वैल्यू आती है 40, राइट? तो पहली टर्म हो गई हमारी 40। अब दो टर्म्स का सम हो गया 600, राइट? क्योंकि सम ऑफ टू टर्म्स विल बी व्हाट? 600। तो पहली टर्म हमारी ये हो जाएगी और जो दूसरी टर्म है इस केस में वो कितनी हो जाएगी? 560, विच इज पॉसिबल। तो सम ऑफ टू टर्म्स विल बी व्हाट? 600, एवरेज विल बी व्हाट? 300। दिस इज पॉसिबल। तो यानी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू n की हम ले सकते हैं वो हम ले सकते हैं 2। तो अगर हम 15 में से 2 हटा दें तो बचता है 13, बट हमें इस टर्म को इन्वॉल्व करना पड़ेगा तो बन जाता है 14। तो n की कितनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है गाइस? 14 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। उसके चलते a की भी कितनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है? 14। करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 14। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम अलजेब्रा। क्यूबिक इक्वेशन हमें गिवन है। क्यूबिक इक्वेशन क्या है? 5x³ + cx² - 10x + 9 = 0। इसके दो रूट्स हैं r और -r, ठीक है? और हमसे पूछा है c कितना होगा। चलो हम इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम इसमें r पुट करते हैं तो ये बनता है 5r³ + cr² माइनस का 10r + 9 = 0, ठीक है? फिर हम इसमें -r पुट करते हैं तो ये बनता है माइनस का 5r³ प्लस का अगेन cr² और इस बार ये हो जाएगा प्लस का 10r प्लस का 9 = 0। तो ये एक इक्वेशन हो गई है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हम r निकालना चाह रहे हैं, राइट? तो पहले हम r निकालते हैं। तो इसमें से अगर इसको माइनस करें तो ये बन गया 10r³, ये पार्ट कैंसिल हो गया। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया माइनस का 20r, ये भी कैंसिल हो गया, बराबर हो गया 0 के। 10r अगर इसमें से कॉमन निकालें तो ये बनता है r² - 1 = 0। तो यहां से r की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं ये हम चेक कर लेते हैं। या हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हम इसको इधर ले आए तो ये बन गया हमारा 10r³ = 20r। ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो r² बराबर 2 के हो गया। तो r की वैल्यू हो गई ±√2। ये भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी r की वैल्यूज ±√2। तो देखो r और -r ये दोनों इसके रूट्स हैं, राइट? तो आप ये देखो कि r की वैल्यूज आपकी क्या क्या आ रही है। तो एक आ रही है +√2, एक आ रही है -√2, राइट? ये दो वैल्यूज आपकी निकल के आ रही है, यानी एक की वैल्यू हो जाएगी +√2 और एक की वैल्यू हो जाएगी -√2। तो यानी हम अगर इस क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम कर सकते हैं x -√2 एंड x +√2, ठीक है? इसके अलावा जो इसका तीसरा रूट होगा उसको भी हम कुछ एक अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से x - k, ये बराबर हो गया 0 के। यानी ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, क्या हम उसको ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते? वी कैन डू दैट, राइट? अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा ओपन करें तो ये बन रहा है a - b a + b, यानी a² - b², दिस बिकम्स x² - 2 इंटू x - k = 0। इसको वापस मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम्स x³ माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का kx², तो ये बना x³ माइनस का 2x। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले x² वाली टर्म लिख लेते हैं। तो दिस बिकम्स माइनस का kx² माइनस माइनस प्लस 2k, बट उससे पहले ये वाली टर्म लिख लेते हैं, माइनस का 2x प्लस का 2k = 0, राइट? ये हमने बना लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम कंपेयर कर सकते हैं इसको इससे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। बट हम कंपेयर कब कर पाएंगे? जब यहां भी हमारा x³ का जो कोएफिशिएंट है बेसिकली 1 होगा। हम इससे कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्टली, राइट? तो यानी ये जो पूरा पार्ट जो हमने सॉल्व किया इसको हम हटा देते हैं, अब इसका कोई यूज नहीं है, लेट्स रिमूव इट। चलिए जी, अब हमें क्या करना है, ये भी हम हटा देते हैं, सॉल्व कर लिया हमने। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवा लेते हैं, राइट? तो अगर हमें इससे कंपेयर करवाना है तो पहले यहाँ पे कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया x³ + c/5 x² माइनस का 10/5 = 2x प्लस का 9/5 = 0। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इसको भी यहाँ लिख लो आप। तो ये हो गया आपका x³ माइनस का kx² माइनस का 2x प्लस का 2k = 0। अब अगर इसको कंपेयर करें तो 2k बराबर हो गया 9/5 के,
लिख लो आप। तो 2 के बराबर है 9/5 के, तो यहां से k बराबर हो गया 9/10 के। पहली चीज तो ये निकल के आ गई। और फिर हम इसको इससे कंपेयर करवा लेते हैं। तो c/5 जो है ये बराबर है -k के, तो -9/10, तो c की वैल्यू हो जाएगी -9/2। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। Suppose for all integers x there are two functions f and g such that f of x plus f of x minus 1 is equals to 0। तो एक पार्ट हमें गिवन है f of x plus f of x minus 1 is equals to 0। तो इसको हम लिख सकते हैं f of x plus f of x minus, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 1 minus f of x minus 1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, राइट, इस पार्ट को। देन इट सेज दैट g of x is equals to x square, ठीक है। तो g of x जो है ये हमें गिवन है x स्क्वायर के बराबर। अब f of x स्क्वायर माइनस x गिवन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x को अलग कर लें और x माइनस 1 को अलग कर लें। दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस इट एंड दिस इज नथिंग बट 5, राइट। तो यानी आप इसको यूं देखो कि अगर आपका ये वाला पार्ट जो है, ध्यान से अगर आप इसको देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। यानी अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 इंटू 2 माइनस 1 विच इज 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1 2, तो f2 की वैल्यू 5 बन रही है। 1 ले नहीं सकते क्योंकि अगर 1 लेते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो f0 की वैल्यू भी 5 आ जाएगी, राइट। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां पे रखते हैं x की जगह पे 2। तो अगर x की जगह पे 2 रखा तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1 यानी 2, f2 की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब अगर हम यहां पे 3 रखते हैं तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 इंटू 3 माइनस 1 विच इज 2, तो 3 2 जा 6, तो f6 की वैल्यू भी कितनी आ रही है 5। यानी आपको एक चीज समझ में आई कि हर इवन नंबर के लिए ये आपको क्या देता चला जा रहा है, 5 देता चला जा रहा है, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इधर आते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर इस x की जगह पे मैं 2 पुट कर दूं तो f2 किसके बराबर आ रहा है, यहां से हम f1 निकाल सकते हैं। तो f2 की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज कमिंग आउट एज f2 इज नथिंग बट 5, तो 5 रख दीजिए, दिस इज 1 माइनस f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 की वैल्यू यहां से निकल के आ गई है, यू हैव माइनस का 3, सॉरी माइनस 4। दिस इज द वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर f1। अगेन लेट्स चेक इट फॉर f3। तो अगर हमें f3 के लिए चेक करना है, यहां पुट करते हैं, तो दिस इज f3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस f2, और f2 कितना है 5, तो ये भी कितना आ रहा है -4। अब चेक करते हैं f5 के लिए। तो अगर f5 के लिए चेक कर रहे हैं तो ये बन रहा है 1 माइनस f4, और f4 की वैल्यू भी कितनी आएगी हमारी 5 ही आएगी, तो दिस इज अगेन 4। यानी क्या सीखने को मिल रहा है, हर ऑड इनपुट के लिए ये फंक्शन हमें आउटपुट दे रहा है -4, और हर इवन इनपुट के लिए ये फंक्शन हमें आउटपुट दे रहा है 5। इतनी बात समझ में आ गई है। तो हम ये सारा हटा देते हैं और यहां पे सिंपल टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं कि अगर हमारा इनपुट इवन है तो जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा 5, और अगर हमारा इनपुट ऑड है तो हमारा आउटपुट आएगा -4, सिंपल टर्म्स में, राइट। अब ये सारी कहानी हो गई है खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है आपको वैल्यू बतानी है इसकी। तो सबसे पहले g ऑफ 5, कंपोजिट फंक्शन गिवन है, तो g ऑफ 5, तो g में 5 डालते हैं, तो g5 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 25, दिस इज कमिंग आउट एज 25, राइट। तो g ऑफ 5 इज 25 यानी f ऑफ 25, तो f ऑफ 25, तो अब ये पुट करने के बाद फाइनली क्या बन रहा है, एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो f ऑफ 25 बन गया, प्लस अब ये क्या है f ऑफ 5, तो f ऑफ 5 क्या है ऑड नंबर, तो ऑड की वैल्यू कितनी आ रही है -4, राइट। f ऑफ ऑड कितना होगा -4 अगर इसमें रखते हैं तो ये कितना हो गया हमारा 16, दिस इज कमिंग आउट एज 16। तो g ऑफ f of 5 is becoming 16. तो f25 will be nothing but odd. तो f of odd is -4. तो 16 minus 4 correct answer is 12. तो answer for this question is 12. In an election, there were 4 candidates and 80% of the registered voters casted their votes. One of the candidates received 30% of the casted votes, while the other 3 candidates received the remaining casted votes in the proportion 1:2:3. ठीक है, तो हम 4 कैंडिडेट है, राइट। तो जो भी हमारे जितने वोट्स कास्ट हुए हैं, तो जो कास्टेड वोट्स हैं इनको हम 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक कैंडिडेट को 30% वोट मिले हैं, ठीक है। तो एक कैंडिडेट का नाम रख देते हैं ए, और इसको देने हैं हमें 30% ऑफ कास्टेड वोट्स, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब ये जो दूसरी कैटेगरी है इसको फिर से 3 कैंडिडेट्स में बांट दिया गया है। तो लेट्स से दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी।
तो किस रेशो में बांटा गया? 1:2:3 में। तो आप एक बात बताइए, इन तीनों में से अगर इनका रेशो 1:2:3 है तो सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिल रहे हैं? डी को, राइट? तो ये हो गया हमारा 3 बाय कितना बन गया? दैट इज नथिंग बट 6, यानी हाफ ऑफ द वोट्स जितने भी इन तीनों को मिले हैं उसके हाफ ऑफ द वोट्स किसको मिल रहे हैं? डी को मिल रहे हैं, राइट? 50% ऑफ द वोट्स किसको मिले? डी को। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है इफ द विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव 2512 वोट्स। चलिए, तो आप ये देखिए कि जितने कास्टेड वोट्स थे एक बार के लिए हम उसको 100x ले लेते हैं। अब वो टोटल का 80% ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम कास्टेड की बात कर रहे हैं। तो 100x में से 30% इधर चले गए, तो यानी ए को कितने मिले? 30x वोट्स इसको मिल गए। तो यानी बचे हुए जो 70x वोट्स हैं वो कहां जाएंगे? इन तीनों में डिवाइड होंगे। इस 70x का 50% किसको मिल रहा है? डी को मिल रहा है, यानी 35x किसको मिलेंगे? इसको। तो विनर कौन हो गया? डी। सेकंड नंबर पे कौन आया? ये, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव 2512 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट वोट्स। इनका डिफरेंस निकालें तो आ रहा है 5x। एज पर द डेटा ये डिफरेंस बराबर है 2512 के, राइट? क्योंकि इतने वोट से जीत गया ना ये। अभी क्या पूछा है? देन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स विल बी व्हाट। तो आप ये देखो कि जो हमारा कास्टेड था, ये जो कास्टेड है, ये जितने रजिस्टर्ड हैं उनका 80% है। 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्टेड। तो 80% का मतलब क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट 80%, यानी 4/5 ऑफ टोटल। 4/5 ऑफ टोटल, राइट? तो 5x की वैल्यू अगर ये है तो 100x की वैल्यू कितनी होगी? यानी इसका 20 गुना करना है मुझे, राइट? 20 गुना ही तो करना है ना। 5x इंटू 20 करूंगा तो 100x आ जाएगा, यानी दोनों को 20 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। यानी 100x कैन बी स्ट्रेट अवे रिटन एज 2512 मल्टीप्लाइड बाय 20, और ये बराबर हो गया 4/5 ऑफ टोटल के। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 4 5 टाइम्स 25, यानी 2512 को मुझे 25 से मल्टीप्लाई करवाना है, राइट? तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 0 में एंड करेगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, राइट? यानी अब हमें ये पार्ट लेकिन फिर भी सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ही आसान अप्रोच है। किसी भी नंबर को अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करवाना है तो उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 4 से डिवाइड करवा दीजिए। तो 25 इंटू 4 विल बी 100, 4 से डिवाइड करवाना है। ये सारा पार्ट हटा देते हैं, सॉल्विंग करना है बस अपने, दैट्स इट। तो 2512 डिवाइड बाय 4 इंटू 100 ये करना है। तो ये 4 6 24 आ रहा है। तो 6 की रेंज में एक ऑप्शन है 62800, दिस विल बी द आंसर। The number of integers greater than 2000 that can be formed with the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5 using each digit at most once. हर डिजिट को आप मैक्सिमम एक बार यूज में ले सकते हो, और 2000 से बड़े कितने इंटीजर्स बना सकते हो ये आपसे पूछा गया है, राइट? तो 2000 क्या एक 4 डिजिट नंबर है? यस। तो सबसे पहले आप देखो कितने 4 डिजिट नंबर आप बना सकते हो। तो 4 डिजिट बनाना है, यहाँ 0 नहीं ले सकते या 1 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 1 ले लोगे तो 2000 से बड़े नहीं आएंगे नंबर। तो 6 टोटल आपके पास डिजिट्स हैं, उनमें से 0 एंड 1 नहीं ले सकते, यानी इस प्लेस पे 4 वैल्यूज पॉसिबल है। 4 वैल्यूज यहां के लिए पॉसिबल है। 2 आ सकता है, 3, 4, 5 में से कोई भी आ सकता है। तो अब टोटल 6 थी, उनमें से एक यहां काम में आ जाएगी कोई सी, तो बचेगी इस प्लेस के लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3। तो कितने 4 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं जो कि 2000 से बड़े होंगे? तो 5 4 20, 80 इंटू 3 टोटल हो गए 240। ये 4 डिजिट वाले हो गए। अब अपन निकालते हैं 5 डिजिट वाले। तो 5 डिजिट वाले कितने बनाए जा सकते हैं? लेट्स चेक इट आउट। तो यहां 0 नहीं आ सकता, तो यहां पे 5 वैल्यूज पॉसिबल है। तो यहां पे अगेन 5 वैल्यूज पॉसिबल है, क्योंकि 0 यहां तो आ सकता है, बट जो डिजिट यहां यूज हो गया वो यहां नहीं आ सकता। फिर इसके लिए 4 वैल्यूज, इसके लिए 3, इसके लिए 2। तो ये कितना हुआ? 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 6 टोटल हो जाएगा आपका 600, ठीक है? तो ये हो गए आपके 5 डिजिट नंबर्स। अब आप 6 डिजिट नंबर और कैलकुलेट कर लो बस मैक्सिमम, क्योंकि आपके पास डिजिट से कितनी है? 6। इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी है 5। इस प्लेस पे 0 भी आ सकता है, बट जो डिजिट आपने यहां काम में ले लिया वो यहां नहीं आएगा, तो इस प्लेस के लिए भी 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। तो अगेन ये कितना है? सेम, दिस इज नथिंग बट 600। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए। सो दीज मेनी इंटीजर्स एग्जिस्ट विच आर अबाउट 2000। तो ये बन गया 1200, टोटल हो गया 1440। करेक्ट आंसर इज 1440, ए ऑप्शन। For some natural number n, assume that 15,000 factorial is divisible by n factorial, और फिर बाहर भी एक factorial है। Then the largest possible value of n is, यानी आप कहना चाह रहे हो कि भाई जो 15,000 फैक्टोरियल है ये डिविजिबल है n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल से। तो आप ये देखो कि इस पूरे की जो वैल्यू है
वो 15,000 फैक्टोरियल के बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है, बट ज्यादा नहीं हो सकती, वरना डिविजिबल नहीं होगा। यानी आप क्या कहना चाह रहे हो कि जो हमारा n फैक्टोरियल है ये लेस देन होगा या इक्वल टू हो सकता है 15,000 के, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये यही कहना चाह रहे हो ना आप, क्योंकि अगर ये क्रॉस हो जाए, इससे बड़ा हो गया तो फिर ये नंबर छोटा रह जाएगा, फिर ये डिविजिबल नहीं होगा पूरा पूरा, राइट। यहां तक की कहानी समझ में आनी चाहिए। अब बहुत ही आसान था यार, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n की क्या ले ताकि n फैक्टोरियल की वैल्यू 15,000 से कम रहे या उसके बराबर हो जाए। तो आपको पता है यार कि n फैक्टोरियल में सबसे पहले अगर मान लो हम 4 फैक्टोरियल से शुरू करते हैं तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है इंटू 5 कर दो तो 120 हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी हाँ करेक्ट है 720। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो उसका 7 टाइम्स कर दो आप, तो 0, 7 2 14, 49 प्लस 1 50, 5040। अब अगर आप 8 फैक्टोरियल निकालोगे तो इंटू 8 करोगे इसको तो 8 5 40, 40,000 समथिंग हो जाएगा, जो कि क्रॉस कर जाएगा 15,000 को। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आप ले पा रहे हो वो कितने ले पा रहे हो, 7। तो आपसे यही पूछ रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ वैल्यू ऑफ n विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कितनी डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ n के लिए ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, दैट्स इट, ठीक है। आप इंडिविजुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पहले रूट्स निकाल लो। रूट का मतलब होता है जहां पे दोनों जीरो हो जाएंगे। तो साफ साफ पता लग रहा है जब log ऑफ n टू द बेस 2 4 के बराबर होगा तब न्यूमरेटर 0 होगा। और ये कब 4 के बराबर होगा, जब n की वैल्यू 16 होगी। 16 का मतलब 2 की पावर 4, 4 बाहर निकल के आ जाएगा, log 2 टू द बेस 2 ये कैंसिल होकर के 1 बन जाएगा, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। यानी मुझे एक बात समझ में आ गई है, वो ये कि 4 माइनस log ऑफ n टू द बेस 2 मेरा 0 अगर है तो n की वैल्यू है 16। क्लियर है? यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब मेरा n 16 से बड़ा होगा तो ये न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम कैपिटल N से और डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं D से। तो जब n 16 से बड़ा होगा तो क्या हम ये इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर ये 16 के बराबर है तब ये 0 हो रहा है ना। अगर 16 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी, यहाँ माइनस का साइन है, ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आती चली जाएगी। तो यानी 16 से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव होगा, और अगर 16 से छोटा होगा तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये कहानी हमें समझ में आ गई। यानी अगर हमारा n 16 से छोटा है तो न्यूमरेटर कैसा है, पॉजिटिव है। सेम काम हम डिनोमिनेटर के लिए भी कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, फॉर डिनोमिनेटर 3 माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस 4 को 0 के बराबर करते, राइट। तो अब आप ये देखो कि ये कब हमारा 0 के बराबर होगा, जब n की वैल्यू होगी 64। तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 की पावर 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, log 4 टू द बेस 4 ये कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, राइट। यानी अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि n जो है ये बराबर है 64 के। यानी अगर n की वैल्यू 64 से बड़ी है, राइट, तो उस केस में डिनोमिनेटर होगा नेगेटिव, और अगर n की वैल्यू 64 से छोटी है उस केस में डिनोमिनेटर होगा पॉजिटिव। अब सवाल ये कह रहा है कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ n के लिए ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर मुझे ओवरऑल एक्सप्रेशन को नेगेटिव करना है तो मुझे ये देखना है कि n की रेंज क्या पॉसिबल है। तो जब मेरा n 16 से बड़ा होगा लेकिन 64 से छोटा होगा तब जाकर के ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि 64 से नीचे डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और 16 से बड़ा अगर है तो न्यूमरेटर नेगेटिव है। तो यहां से अगर मैं इसको क्लब करूं तो मेरी रेंज निकल के आ रही है जिसमें ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है। वो रेंज क्या है कि माय n इज इन बिटवीन 16 एंड 64, राइट। तो 64 से छोटे के लिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव, 16 से बड़े के लिए न्यूमरेटर नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव। तो आप 64 से जस्ट छोटी इंटीजर वैल्यू देखो क्या होती है, 63। तो 63 में से अगर हम 16 हटा दें तो ये सारी वैल्यूज के लिए हमारा ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि 16 ले नहीं सकते ना, 16 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी 17 लेना पड़ेगा। तो 63 माइनस 16, तो 63 में से 16 आप हटा दीजिए। तो 64 में से अगर 16 हटाते तो बचता 48, लेकिन हम 63 में से हटा रहे हैं तो बचेगा 47। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया है 47। In an exam, there were 75 questions. 3 marks were awarded for each correct answer. 1 mark was deducted for each wrong answer, and 1 mark was awarded for each unattempted question. Ryan scored a total of 97 marks in the exam. Okay.
देखो यार टोटल क्वेश्चन 75 है, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, करेक्ट, इनकरेक्ट एंड अनअटेम्प्टेड। ये 3 कैटेगरी हमें लेकर के चलनी है, राइट। तो करेक्ट, इनकरेक्ट एंड अनअटेम्प्टेड मिलकर के क्वेश्चंस हैं 75। मार्किंग स्कीम क्या है? हर करेक्ट पे 3 नंबर मिल रहे हैं तो 3C, हर इनकरेक्ट पे 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है -I, और हर क्वेश्चन अनअटेम्प्ट करने पर भी आपको 1 मार्क प्लस में मिल रहा है। तो ऐसा करने से आपका स्कोर बन गया 97, राइट। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, यानी इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लूं, इसको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, तो ये बनता है हमारा 2C - 2I इज इक्वल टू 22, यानी C - I इज कमिंग आउट एज 11। पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए, राइट। अब देखो यहां से क्या समझ में आता है, अब हम एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं करेक्ट, इनकरेक्ट, अनअटेम्प्ट की, राइट। तो मान लेते हैं एक केस में कि हमारे इनकरेक्ट जो है वो कितने हैं, 0, एक भी इनकरेक्ट नहीं हुआ। तो करेक्ट कितने हैं, 11। तो अनअटेम्प्टेड कितने हो गए इस केस में? टोटल थे 75, उसमें से 11 माइनस कर दो, 64 हो गए आपके अनअटेम्प्टेड। बट क्या ये मैक्सिमम वाला सिनेरियो है? नहीं है, आपको करेक्ट क्वेश्चंस को मैक्सिमाइज करना है। तो आप मान लो कि x क्वेश्चन और करेक्ट की, यानी अब जो भी और करेक्ट की इससे तो ज्यादा ही रहे होंगे, इससे कम थोड़ी हो सकते हैं। तो आप मान लो कि आपने कुछ एक x क्वेश्चंस और करेक्ट कर दिए, राइट। तो यानी अगर आपने इतने क्वेश्चंस करेक्ट किए तो डिफरेंस कितने का रहना चाहिए? 11 का रहना चाहिए, राइट। सॉरी 11 + x, राइट। तो आपका जो करेक्ट और इनकरेक्ट का डिफरेंस है वो तो 11 का मेंटेन रहना चाहिए। यानी आपने इनकरेक्ट कितने किए? x। तो आपके अनअटेम्प्टेड कितने रहे होंगे? 64 में से ये x और कम कर दो, ये भी कम कर दो, तो अनअटेम्प्टेड रहे होंगे 64 - 2x। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, बहुत इजी, राइट। अब आप ये कह रहे हो कि इन एनी सिनेरियो आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो थे वो मोर थे किससे? आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चन से। तो अटेम्प्टेड कितने हो गए? 11 + 2x। यानी हम क्या कह सकते हैं, अब ये सारा हटा देते हैं एक बार, इसका काम नहीं है। हम कह सकते हैं कि 64 - 2x जो होगा that will be more than number of attempted questions which is 11 + 2x। तो 64 - 11 करें तो ये बनता है 53, राइट। सो दिस इज लेस देन, ओके 53, ये हो गया हमारा 4x। तो यहां से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो दिस इज लेस देन 53/4। तो कितना आ रहा है? तो अगर मान लो ये 52 होता, तो 52 अगर ये होता तो कितना बनता? 13, राइट। बट अभी ये 13 पॉइंट समथिंग है, तो x की वैल्यू कितनी निकाल सकता हूं मैं? 13। 13 पॉइंट समथिंग से जस्ट छोटी इंटीजर वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कभी डेसिमल में नहीं हो सकते। तो यानी आप ये देखो कि 13 क्वेश्चन और हैं जो कि आप सही कर सकते हो। तो मैक्सिमम करेक्ट कितने हो गए? 11 + 13 विच इज नथिंग बट 24। करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 24। 5 students including Amit appear for an examination in which possible marks are integers between 0 to 50 both inclusive. The average marks for all the students is 38. सम निकाल लो सबसे पहले, 38 × 5 करो, this becomes 40, 15 and 4 19, 190। तो पांचों का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 190। सॉर्टेड, ये सम हो गया। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ये हो ही गया, एंड द एवरेज मार्क्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इज 38 एंड एक्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 32। If no 2 students got the same marks and Amit got the least marks among the 5 students, यानी ये हमारे अमित का स्कोर है, बाकी 1 2 3 4 ये 4 लोगों का स्कोर रहेगा, ये सबसे कम है, तो ये इस ऑर्डर में हमें रखना है। If no 2 students got the same marks and Amit got the least marks among the 5 students, then the difference between the highest and lowest possible marks of Amit, अमित के पांचों में से सबसे कम है, बट इस सबसे कम की भी एक बार आपको सबसे लीस्ट वैल्यू लेनी है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, उसका डिफरेंस निकालना है। बहुत आसान सवाल है गाइस। तो सबसे पहली चीज आप ये कीजिए कि इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू करवानी है अपने को। तो जब इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू करवानी है तो बाकी सभी की मैक्सिमम होनी चाहिए, और एग्जैक्टली 3 लोग ऐसे हैं जिनके 32 से ज्यादा आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो दूसरा बंदा है इसको आप कितना दे दीजिए? 32, क्योंकि बाकी 3 के 32 से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू 32 हो सकती है ना, राइट। अब इसको मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 50। इसको मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 49, क्योंकि सभी का डिफरेंट स्कोर भी होना चाहिए। इसको कितना दे सकते हैं? 48। अब लेट्स डू द सम। सो दिस बिकम्स 48 + 2 50, 100, 149 एंड 1 150, और ये हो गया हमारा 150 + 29 179। तो 179 डिफरेंस इज कमिंग आउट एज 11, यानी अमित की सबसे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है? 11। अब अमित की वैल्यू मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं, राइट। बट हमें क्राइटेरिया मीट करना है, सभी के डिफरेंट वैल्यूज एग्जैक्टली 3 32 से ज्यादा होनी चाहिए। इसको 32 दे देते हैं, और अमित की मैक्सिमम वैल्यू कितनी कर सकते हैं? तो 32 नहीं कर सकते, 32 से जस्ट छोटी वैल्यू 31 कर सकते हैं।
क्या ये पॉसिबल है? लेट्स चेक इट आउट। तो 11 से 31 बनाने के लिए हमने 20 का इंक्रीमेंट किया है, तो हम देखते हैं कि किन्हीं 2 से 20 लेकर के इधर एडजस्ट किया जा रहा है क्या? ओके, तो इसको 50 रखते हैं अभी भी। 10 अगर इससे ले लें तो ये बनता है 38, सही है, 32 से बड़ा है। और 10 अगर इससे भी ले लें तो ये बनता है 39। सॉर्टेड, सारी कंडीशंस मीट हो रही है। तो अमित की लीस्ट वैल्यू 11, मैक्सिमम वैल्यू 31, मीटिंग अप ऑल, अलोंग विद मीटिंग अप ऑल द क्राइटेरियाज। तो डिफरेंस अगर निकालें तो कितना आ रहा है? 31 minus 11, that is coming out as 20. Correct answer is 20. The number of integer solutions of the equation x square minus 10 to the power x square minus 3x minus 10 is equals to 1. अपन इस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि कभी भी a to the power b का फॉर्मेट में कोई नंबर है तो वो 1 के बराबर कब कब हो सकता है। सबसे पहले अपन ये समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम केस 1 लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा b है ये 0 के बराबर हो, अब चाहे a कुछ भी हो, राइट? तो एनीथिंग टू द पावर 0 विल बी 1, राइट? ओके, दिस इज केस 1। दूसरा केस क्या हो सकता है? केस 2 कैन बी कि हमारा a जो है ये बराबर हो जाए 1 के। अब b कुछ भी हो तो इस केस में भी हमारा क्या होगा? ये 1 के बराबर होगा। एक और केस है गाइस, द केस इज आपका a जो है ये बराबर हो -1 के एंड b कैसा हो? इवन होना चाहिए। ये 3 सिचुएशन है जिनमें ये 1 के बराबर आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बारी बारी से हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितनी वैल्यूज आ रही है। हमें इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, बस ये हमें कंडीशन की बने। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो b को 0 के बराबर करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 अगर हम 0 के बराबर करें तो यहां से आ रहा है माइनस का 5x प्लस का 2x, प्रोडक्ट करने पे बना माइनस का 10x स्क्वायर और सम करने पे माइनस का 3x। तो यहां से हमारी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है x की वैल्यू 5 एंड -2। दो वैल्यूज यहां से निकल के आ रही है। बोथ आर इंटीजर्स, यस, दो वैल्यू आ गई। अब आ जाओ 1 के बराबर कर दो। तो अगर x स्क्वायर माइनस 10 को 1 के बराबर करते हैं तो x स्क्वायर बराबर होता है 11। क्या इससे इंटीजर सॉल्यूशन आएगा? नहीं आएगा। तो ये केस हो गया एलिमिनेट। अब आ जाओ इधर, a को -1 के बराबर किया यानी x स्क्वायर माइनस 10 बराबर -1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? तो x स्क्वायर इज कमिंग आउट एज 9, तो x की वैल्यू आ गई +-3। दो वैल्यूज आ रही है। अब हम ये दोनों वैल्यूज बारी बारी से इसमें रखते हैं और देखते हैं क्या ये इवन बनता है। अगर इवन बनता है तो दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगी, नहीं तो किसी के लिए अगर इवन नहीं बन रहा होगा तो वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने 3 रखा, तो अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर किया, क्या एक्सप्रेशन है हमारा? दोबारा लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये हमारा b है। तो सबसे पहले 3 रखा, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस का 9 माइनस का 10, तो ये कैसा आ रहा है? माइनस का 10, राइट? अच्छा, अब अगर हम इसमें -3 रखते हैं तो दिस बिकम्स 9, देन दिस इज अगेन 9 एंड माइनस का 10, दिस इज बिकमिंग इवन। तो दोनों सिनेरियोज में हमें क्या देखने को मिल रहा है? दिस इज बिकमिंग इवन। तो क्या इसको हम सॉल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं? यस। तो दो वैल्यूज यहां से हो गई, दो वैल्यूज वहां से हो गई, तो इन टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए? 4 सॉल्यूशन हो गए। दिस इज द करेक्ट आंसर। Question number 18, Mr. Pinto invests 1/5 of his capital at 6%, 1/3 at 10% and the remaining at 1%. ठीक है, तो 1/5 and 1/3, राइट? यानी अगर इन डिनोमिनेटर्स को देखें तो इसका एलसीएम लें तो ये बनता है 15, ठीक है? तो 1/5 हो गया 20% और 1/3 हो गया 33.33%, राइट? तो लगभग अगर हम देखें तो 53.33% ये हमारा हो गया है, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं इसकी कैपिटल की जो कि 15 का मल्टीपल है। तो हम एक काम करते हैं, टोटल जो कैपिटल है इसकी या टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसको हम मान लेते हैं 300 रुपए, ठीक है? अब इसने सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट इसने किया वो कितना किया? 1/5। तो 1/5 कितना हो गया इसका? 60 रुपीज और 6% पे किया, तो यहां से इसको जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला? तो 6% अगर इसका कैलकुलेट करें तो दैट बिकम्स 3.6। तो ये हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट? 1/3 एट 10%। तो सेकंड इसने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 1/3 किया, 1/3 हो गया हमारा 100 रुपए और इस पे इसको मिल रहा है 10%, 10% हो गया 10 रुपीज, राइट? एंड द रिमेनिंग एट 1%। तो रिमेनिंग कितना हो गया? 160 अगर हम इसमें से हटा दें तो रिमेनिंग इज 140। तो थर्ड जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 140 रुपीज का है और इस पे इसको मिल रहा है 1%। तो 1% अगर इसका कैलकुलेट करें तो दिस बिकम्स 1.4। टोटल अगर हम जोड़ देते हैं तो ये बनता है 3 and 1 4 and 5, तो दिस बिकम्स 15 रुपीज। तो टोटल इसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है दिस इज योर 15 रुपीज। नाउ द क्वेश्चन सेज देन द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट टू इक्वल और एक्सीड हिज इनिशियल कैपिटल।
कितने साल के लिए ये इन्वेस्ट करे सो दैट इसका जो भी इंटरेस्ट है वो इसके बराबर होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। यानी आप देखो, एक साल में जो इसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 15 रुपीज, राइट। तो कितने साल में नहीं पता, ये वैल्यू ज्यादा या बराबर होनी चाहिए किसके, इसकी कैपिटल के। तो आपको यहां से देख के साफ समझ में आ रहा है कि n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20। 15 इंटू 2 30 इंटू 10 300, यानी 20 साल में जो भी इसका इंटरेस्ट होगा वो एटलीस्ट 300 रुपए हो जाएगा। आई होप यू गेट इट, राइट। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 7 11 एंड सो ऑन टिल, ये हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है। अभी कह रहा है लेट ए एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो इस प्रोग्रेशन की फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है उसको ए एन से रिप्रेजेंट किया गया। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जो हमारा ए एन है ये फाइंड आउट करना है। तो ए एन कितना होगा, सम ऑफ एन टर्म्स है, दिस विल बी नथिंग बट n by 2 इंटू 2a प्लस n minus 1 इंटू d। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP। तो n by 2 into 2 into a, which is the first term, it is 3, that becomes 6 plus n minus 1 into d। d की वैल्यू कितनी है, 4। ये हमें मिला यहाँ से। थोड़ा अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनता है हमारा, अगर इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो दिस विल बी n into दिस विल बी 2n minus 2 and this will be plus 3, so this will be 2n plus 1, right, 2n plus 1। this is what I am getting। ये वैल्यू बन गई हमारी an की। थोड़ा अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाता है हमारा 2n स्क्वायर प्लस n। दिस इज द वैल्यू ऑफ an that I am getting from here, 2n स्क्वायर प्लस n, राइट। अब हमें क्या करना है, ये जो an है इसका सम करना है कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 25 तक। यानी इसमें मैं पहले 1 डालूं तो कुछ वैल्यू आएगी, 2 डालूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी। इस तरीके से मुझे कहां तक जाना है, 1 से लेकर के 25 तक जाना है। एंड जो भी फिर फाइनली सम आएगा उसको मुझे 25 से डिवाइड कर देना, दैट विल बी माय आंसर। आई होप यू गेट इट, दिस इज व्हाट आई एम गोना डू, राइट। तो अब ये पार्ट हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। हमें इसका समेशन करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसका समेशन करेंगे, 1/25 को हम अलग कर लेते हैं, राइट। तो इसका अगर समेशन करें तो 2 अलग हो गया, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर का जो सम होता है ये होता है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2n स्क्वायर की, तो 2 हमने बाहर रखा। सिग्मा n विल बी नथिंग बट n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n consecutive natural number, this is sum of first n natural number, so this is what I am getting from here। ये हमें मिला, राइट। अब हमारे कितने नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से लेकर के 25, so there are 25 नेचुरल नंबर्स। इसमें हम 25 पुट कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/25, दिस इज 3, सो n की वैल्यू का 25 डालते हैं इसमें, तो दिस बिकम्स 25, दिस बिकम्स 26। आप ये भी कर सकते हो कि n इंटू एन प्लस 1 जो है इसको कॉमन भी निकाल सकते हो आप, सो बेटर रहेगा, कॉमन निकाल लेते। तो ये हो गया n इंटू एन प्लस 1, ये हमने कॉमन निकाल लिया। तो अगर हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बनता है 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1/2। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो n की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं 25, सो 1/25, राइट, इंटू n की जगह आ जाएगा 25। This will be 25 plus 1 26 and this will be 25 into 2 50, 51/3। so ये हो गया हमारा 17, राइट, प्लस 1/2, यानी 7 to the 34 plus 1 35/2। this is what I am getting, राइट। ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, दिस इज 13 इंटू 35, ये मुझे सॉल्व करना है, फाइनल आंसर निकालना है। तो 13 इंटू 30 ये हो गया 390 प्लस 13 इंटू 5 is 65। तो करेक्ट आंसर इज 554, which is my C option। I hope you get it। Let f of x be a quadratic polynomial in x such that f of x is greater than equals to 0, यानी फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर है या पॉजिटिव है, ये हमें गिवन है फॉर ऑल रियल नंबर्स x। f of 2 की वैल्यू 0 है, f of 4 की वैल्यू 6 है, देन f of -2 is equals to what। ठीक है, सबसे पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल है f of x ये बराबर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, राइट, ये हमने अज्यूम किया, ठीक है। अब हम इसमें अगर मान लीजिए 2 पुट करते हैं तो हमारा यहां से एक एक्सप्रेशन बनता है 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। f2 की वैल्यू कितनी है, 0।
F4 अगर इसमें रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, तो दिस बिकम 16a प्लस 4b प्लस c इज इक्वल टू 6। तो F4 की वैल्यू हमें दे रखी है 6। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है, ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है। आई थिंक यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई कि बहुत ईजी था। अभी कह रहा है f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और हमें f ऑफ -2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम एक चीज नोटिस करते हैं कि अगर हमारा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट, तो f ऑफ 2 पे ये 0 दे रहा है हमें, यानी 2 जो है वो इसका एक रूट है। ये कह सकते हैं हम कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे 0 आ रही है, मतलब 2 इसका एक रूट है और फंक्शन हमेशा कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 2 इज अ पॉइंट जहां पे एग्जैक्टली ये कर्व जो है ये इसको x एक्सिस को टच करते हुए यूं निकलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 में अगर हम मान लो कोई एक नंबर k ऐड करते हैं, थोड़ा आगे चले जाते हैं, तो एनी k आगे अगर हम जाएंगे, यानी 2 प्लस k की अगर मैं बात करूं, तो जो वैल्यू फंक्शन की 2 प्लस k पे होगी वही वैल्यू फंक्शन की 2 माइनस k पे होगी। दोनों पे सेम वैल्यू होगी फंक्शन की, राइट, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, सिमेट्रिकल इन नेचर है, राइट। तो 2 से जितना आगे आप जाओगे उतना ही अगर पीछे भी रहोगे तो दोनों पॉइंट्स पे आपकी वैल्यू सेम आएगी, आउटपुट आपका सेम आएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, f ऑफ 2 माइनस k, यानी जो भी मेरा फंक्शन है उसमें 2 माइनस k पे जितनी वैल्यू आ रही है वो ही 2 प्लस k पे आ रही है। ये भी हमें समझ में आ गया। अब अगर मैं एक बार के लिए यहां पे k को डाल देता हूं 2, तो ऐसा करने से ये हो जाता है f0, ठीक है, और ये हो जाता है 2 प्लस 2 f4, और f4 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 6। यानी क्या समझ में आया, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो अगर जो मेरा फंक्शन है उसमें x की जगह मैं 0 डाल दूं तो ये फंक्शन मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 6 के, और अगर मैं इसको 6 के बराबर करूंगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, 6। आई होप यहां तक की कहानी आपको पूरी समझ में आ गई। बहुत ईजी प्रोसेस है, राइट। मैं ये हटा देता हूं अब। तो हम क्या कह सकते हैं कि f ऑफ 0 जो है वो 6 के बराबर है, इसमें आप x की जगह 0 डाल दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो c की वैल्यू कितनी आती है, यहां से 6 आ जाती है, राइट। अगर c की वैल्यू 6 आप इसमें पुट कर देते हैं तो आपको दो इक्वेशन, दो वेरिएबल मिलते हैं a में, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, a और b फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपको a और b दोनों मिल जाएंगे तो फिर आप f ऑफ माइनस 2 भी कैलकुलेट इजीली कर पाएंगे। तो फटाफट अब इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी काम में आ चुका है। c की जगह 6 पुट कर लेते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो 4a प्लस 2b जो है ये बराबर हुआ -6 के, और हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि 2a प्लस b, 2a प्लस b जो है ये बराबर हो गया -3 के, ये भी हम कह सकते हैं। और c की जगह यहां 6 पुट किया तो 6 से 6 ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। तो हम यहां से बोल सकते हैं 4a प्लस b ये बराबर हो गया 0 के। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो 2a की वैल्यू आ रही है 3, तो a की वैल्यू आ रही है 3/2। a की वैल्यू 3/2 इसमें रखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 3, तो b की वैल्यू आ रही है -6। खत्म। तो हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x ये बराबर हो गया है a की वैल्यू 3/2 x स्क्वायर, फिर प्लस का b ऑफ x, b की वैल्यू -6 है तो दिस बिकम्स -6x, प्लस का c जो कि कितना है 6। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है फंक्शन की -2 पे, तो x की जगह -2 डाल दीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो f ऑफ -2 जो है ये बराबर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर किया 4/2 विल बी 2, 3 2 6, यहाँ पे हमने रखा -2, तो दिस बिकम्स प्लस का 12 एंड प्लस का 6। तो फाइनल आंसर इज 24। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। इजी था, राइट। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC इज 3 सेंटीमीटर। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हमें गिवन है, बना लेते हैं। ABC ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, हर साइड इसकी 3 है। लेट D बी अ पॉइंट ऑन BC सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो D कोई पॉइंट है, इस तरीके से लेना है हमें D को, राइट, ताकि ADC का एरिया जो हो ये हाफ होना चाहिए ABD के एरिया के। यानी अगर मान लो ABD का एरिया मैं एक बार के लिए लेकर के चल रहा हूं 2x, तो इसका एरिया कितना हो गया, x। तो हमें पता है कि किसी ट्राइंगल के लिए जो भी बेस का रेशो होता है उसी में एरिया जो होता है वो डिवाइडेड होता है। तो यानी अगर एरिया का रेशो 2:1 आ रहा है इन दोनों ट्राइंगल के लिए, तो जो हमारा बेस का रेशो रहेगा वो भी कितना रहेगा, 2:1। तो लेंथ ऑफ ईच साइड इज 3 सेंटीमीटर, उसमें से 2 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया, तो 1 सेंटीमीटर हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा ये हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया, राइट। तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल था, सॉर्टेड है। अब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज अगेन 3 सेंटीमीटर, राइट। और ये आप हटा दीजिए। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, सो यू हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ AD। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करवा दीजिए।
तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में जो परपेंडिकुलर होता है वो ही आपकी मीडियन भी होती है, वो ही आपका एंगल बाइसेक्टर है, वो ही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट। तो यानी यहां से ये पूरा जो डिस्टेंस है, राइट, इसको नाम दे देते हैं कुछ एक ई। तो ईसी जो डिस्टेंस है दैट विल बी नथिंग बट बीसी का हाफ, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो ईसी कितना होगा, बीसी का हाफ होगा। बीसी पूरा 3 है, उसका हाफ किया तो 1.5 हो गया, उसमें से 1 जो है वो सीडी है, तो 0.5 कितना हो गया, ईडी, यानी ईडी की लेंथ निकल के आ गई 0.5 सेंटीमीटर। ये लेंथ हो गई आपकी ईडी की। दिस इज व्हाट वी गॉट। अब अगर कहीं से हमें एई और मिल जाए तो बात बन जाए। तो एई इज नथिंग बट द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हाइट फाइंड आउट करने का जो रिजल्ट होता है वो होता है √3/2 इंटू साइड लेंथ, जो कि आपको दे रखी है 3। तो 3√3/2 ये आपका एई हो गया। अब अगर आपको एडी फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एडी का स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा एई स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर के। तो अगर मैं एई स्क्वायर फाइंड आउट करूं तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 9 × 3 27/4 प्लस ईडी का स्क्वायर अगर करें तो 1/2 का स्क्वायर किया 1/4, 27 + 1 28/4 7 आ गया। एडी की वैल्यू आ रही है √7। दिस इज द आंसर। Two ships meet mid-ocean and then one ship goes south and the other ship goes west, both traveling at constant speeds. ठीक है, तो 2 शिप्स हमें दे रखे हैं जो कि मिलते हैं मिड ओशियन, एंड देन एक शिप जो है आपका वो साउथ में चला जाता है, ठीक है, यहां एक शिप चला गया, एंड अदर शिप गोज वेस्ट, बोथ ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो एक शिप आपका इधर जा रहा है, एक शिप आपका इधर जा रहा है। दिस इज व्हाट वी आर प्रोवाइडेड विद, राइट। 2 hours later they are 60 किलोमीटर अपार्ट। 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद में इनकी जो दूरी हो जाती है, इसको थोड़ा और ऊपर बना लेते हैं, राइट, यहां बना लेते हैं। तो 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद में इनका जो डिस्टेंस होता है वो कुछ एक हमें दे रखा है 60 किलोमीटर, ये हमें दे दिया, राइट। इफ द स्पीड ऑफ वन ऑफ द शिप इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर वन, देन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द स्लोअर शिप विल बी व्हाट। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक की स्पीड आप मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर। तो 2 hours अगर ट्रैवल किया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2a, ठीक है, 2a किलोमीटर्स, राइट। और दूसरे की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो यानी इसकी स्पीड हो गई a + 6, और 2 घंटे इसने भी ट्रैवल किया तो ये हो गया × 2, ये डिस्टेंस हो गया आपका ये वाला, राइट। अब बस हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है स्लोवर वाले की शिप की जो स्पीड है वो क्या है। तो आप ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 3600 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर किया ये बना 4a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर किया तो ये बन गया 4 × a + 6 का होल स्क्वायर। 4 कॉमन निकाला हमने इसमें से, तो ये हो गया हमारा 900। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि a की वैल्यू जो है, स्लोवर वाले की वैल्यू जो है वो हम लेकर के चलें a। तो a की वैल्यू हमें बारी बारी से ऑप्शन से उठानी है, इसमें डालनी है और सेटिस्फाई करवानी है। जिस ऑप्शन के लिए सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a की वैल्यू अगर 12 लेते हैं तो मान लीजिए ये बनता है 144, 12 + 6 इज 18, ये होता है 324, राइट। अब अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये 8 में एंड होता है, जबकि हमारा आंसर एंड हो रहा है 0 में, तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन 18 है, 18 का स्क्वायर किया ये बन गया 324, 18 + 6 किया हमने तो ये हो गया 24, 24 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 576। इनको ऐड करते हैं, 6 and 4 10, 7 2 9 and 1 10, 5 3 8 and 1 9, यस, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, राइट। तो ये था CAT 2022 स्लॉट 2 क्वांट सेक्शन कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन एंड शॉर्ट ट्रिक्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ लर्निंग था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, राइट, एंड कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।